नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दोनों तरफ आपने तस्वीरें देखी, दो खिड़कियां हमने आपको दिखाई। एक तरफ राहुल गांधी की वो यात्रा जो 150 दिन चलने वाली है, अपने आखिरी मकाम पर पहुंच रही है। 3,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा राहुल गांधी ने देश की लंबी लंबी सड़कें और हाईवे उन्होंने नाप दिए, जिसे कहते हैं, पैरों से चलकर उन्होंने नाप दिए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, वो भी चले। नरेंद्र मोदी 1 किलोमीटर से भी कम की उनकी यात्रा दिल्ली में देखी गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान यहाँ हैरानी ये हो रही थी कि जिस तरह से लोग वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, जाहिर है उनके समर्थक रहे होंगे भाजपा के। लेकिन नरेंद्र मोदी को अपने ही पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को अटेंड करने के लिए ये इस तरह के रोड शो की क्या ज़रूरत आन पड़ी? क्या वाकई ये जो भारत जोड़ो यात्रा का ये असर देखा जा रहा है? क्या भाजपा में जिस तरह का हड़कंप देखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के सबब हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें तो होती हैं भाजपा में, लेकिन जिस तरीके से, जिस आन बान शान और जिस ताव के साथ इस बैठक को अंजाम दिया गया, क्या ये सीधे तौर पर नहीं माना जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा का असर है? इस पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा 35 केंद्रीय मंत्री और खुद नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। और बड़ी खबर इसमें यह है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल इसी महीने ख़त्म हो रहा था, उनका 1 साल के लिए और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब जो अगले साल जो चुनाव होना है 2024 का, वो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही होगा। ये एक बड़ी खबर है। इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि ये जो पूरी बैठक हो रही थी, इसी बात के मद्देनज़र हो रही थी कि 2024 के चुनाव में किस तरीके की रणनीति बनाएगी, किस तरीके का रोड मैप बिछाएगी भाजपा, रणनीति क्या बनेगी 2024 के मद्देनज़र। उससे पहले इसी साल 9 राज्यों में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव हैं, जिसमें से कम 5 बड़े राज्य माने जा सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, त्रिपुरा। इन तमाम राज्यों में जितनी चीज़ें और जिस तरह से दांव पे लगी हुई हैं, जो स्टेक्स हैं, चाहे वो भाजपा का हम जिक्र करें या वो कांग्रेस पार्टी का, वो बहुत हाई हैं। क्योंकि इनमें से काफ़ी हद तक ये जिस पर निर्भर करेगा कि 2024 का जो चुनाव है आखिर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस पूरी कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी ही जाहिर है स्टार रहे हैं भाजपा के, वही इसमें भी स्टार थे। तमाम जो मंत्रीगण थे और जो बड़े बड़े भाजपा के नेता थे, उन्होंने जिस तरह से इस पूरी बैठक का एजेंडे के तौर पे भी जो सामने रखा कि देखिए नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जाता है ऑपोजिशन के ज़रिए, देखिए नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जाता है, उनकी सरकार को निशाना बनाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अब तमाम जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, देखिए उस प्रोपेगेंडा की हार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे फेवर में जा रहे हैं। यानी कि ये बताने की कोशिश की गई कि भाई जिस तरह के ये एक नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिशियन होने के अलावा एक ऐसे संत हैं जो कि बिना सोए, बिना थके, बिना रुके हुए सिर्फ आम जनता की भलाई में लगे हुए हैं, और उसके बावजूद भी ये आंकड़े छिपाकर कि बेरोज़गारी से लेकर, महंगाई से लेकर जो आर्थिक व्यवस्था की जो हालात है वो रिकॉर्ड तोड़
दिशा में आगे बढ़ रही है। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि पूरा लाव लश्कर जो नज़र आया, फूलों की ये जो बरसात आप देख रहे हैं पटेल चौक से लेकर और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक, नरेंद्र मोदी वहाँ निकले और कार के बाहर वो झुके हुए थोड़ा नज़र आए, अपने समर्थकों को वेव कर रहे थे। और जिस तरीके से अब ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है, मंथन जो किया जा रहा है, महामंथन, वो भी उसमें से एक बड़ी वजहों में से एक ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी के एक तरह से मैं कहूँगी सांस फुला दी है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। और जो चुनाव अभी तक लग रहा था कि शायद 2024 का चुनाव और 2023 का जो मौजूदा 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, वो एक तरह से बहुत आसान रास्ता भाजपा के लिए होने जा रहा है। कम से कम भाजपा के अंदर ही जो एक मंथन चल रहा है वो सीधे तौर पे ये बता रहा है कि पार्टी अपने को ज़्यादा मजबूत करना चाहती है, ज़्यादा बेहतर हालात में नज़र आना चाहती है। G20 की जो लीडरशिप भारत को मिली है, प्रेसिडेंसी, उसको भी अपनी ही पार्टी के फेवर में भुनाने की एक पूरी कोशिश के तौर पर नज़र आए। तो गुजरात में जो जीत हुई उसको लेकर नरेंद्र मोदी को श्रेय देना, दूसरे G20 की प्रेसिडेंसी के लिए भी नरेंद्र मोदी को श्रेय देना, उनके लिए धन्यवाद, बाकायदा प्रस्ताव का भी आयोजन किया गया प्रधानमंत्री के लिए। और जो वेलफेयर जो स्कीम है, जो लाभार्थियों की स्कीम है कि अलग अलग जो लोगों के जो सेक्शंस हैं, जो वर्ग हैं, उनमें डायरेक्ट उनको ट्रांसफ़र पहुंचाना या फिर अनाज और बाकी खाने पीने की चीज़ें और गैस, ईंधन, इस सब के ज़रिए लोगों को मोह कर अपनी तरफ लेकर आना, ये तमाम पूरे एजेंडे पर बातचीत हुई 2 दिन के दौरान। मैं अपने सहयोगी अजय राशवा से बातचीत करती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा से जो हड़कंप भाजपा के अंदर मचा है उसे वो किस तरीके से देखते हैं। अजय, मुझे ये बताइए कि पहली बार आपने पिछली बार कब देखा था कि देश का सबसे बड़ा नेता, प्रधानमंत्री, जो अपनी पार्टी का भी फिलहाल सबसे बड़ा नेता है, अपनी ही पार्टी के लोगों से मिलने जाने के लिए इतना धूम धड़ाका, शोर शराबा, बाकायदा पूरा जो ये पूरा लाव लश्कर चला 1 किलोमीटर की जो यात्रा है, इसके ऑप्टिक्स के बियॉन्ड आपने क्या देखा? आरफा, जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा इतनी तेज हो गई थी। हालांकि शुरुआती दिनों में भारत जोड़ो यात्रा को इतना मीडिया कवरेज मिला नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो 3500 किलोमीटर चलकर आए हैं, पंजाब हो या दिल्ली हो, यूपी हो, ये जो दूसरे चरण में भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा खासा मेरे हिसाब से कवरेज मिला। अगर कवरेज नहीं भी मिला तो लोगों के डिस्कशंस में ये चर्चा उनके भारत जोड़ो की रही और लगातार राहुल गांधी भी हर जगह जाकर प्रेस वार्ता करते रहे। तो कहीं ऐसा लग रहा था शायद बीजेपी, हमारे जो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स की जो सर्कल है उसमें लोगों को यही लग रहा है कि ये बीजेपी का एक रिस्पॉन्स है कि यात्राएं वो भी कर सकते हैं। मोदी जी ने इसीलिए रोड शो किया। तो एक ऐसा लग रहा है कि जो अर्ज है अभी एक रोड शो करने में, कोई ऐसा मोमेंटस डे नहीं था, फिर भी ये जो करा है उन्होंने, एक तरीके से लग रहा है एक राजनीतिक रिस्पांस है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को, जो कि अपने भारत जोड़ो यात्रा के अभियान और को लोगों तक पहुंचा रही है। और लास्ट मैं अगर अच्छी हम तरह देखें बताई कि तो मोदी जी की मैंने अच्छी रैली तरह जो बताई थी वो कि गुजरात में ही हुई थी, वो भी चुनाव से पहले। और चुनाव के बाद उन्होंने एड्रेस किया था, लेकिन रोड शो चुनाव के दिन ही किया था अहमदाबाद में, अगर हमें याद हो तो। जी हाँ, और हमें अच्छी तरह पता है कि चाहे एक तरफ 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा हो और एक तरफ 1 किलोमीटर की यात्रा हो, उस 1 किलोमीटर को 3,500 बार चलाकर, या मैं कहूँगी 7,000 बार चलाकर उस यात्रा से लंबा दिखा दिया जाएगा जो हमारा टीवी न्यूज़ है उस पर। और इस पर जाहिर है नरेंद्र मोदी को पूरा भरोसा है कि ज़रूर उनकी यात्रा को जितना भाव मिला, जितनी जगह मिली, वो इस बात का पूरे तरीके से सबूत है कि उस व्यक्ति को नहीं मिला जिसके साथ सैकड़ों लोग चल रहे हैं और जिसने 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा वो कुछ ही दिनों में पूरा कर जाएंगे। लेकिन अब वापस थोड़ा सा आते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर कि किस तरीके से बीजेपी की पूरी माइट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, चाहे उनके मुख्यमंत्री हों, सारे कैबिनेट मंत्री हों, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता हों, इन सब को मिलाकर जब रणनीति बनाने बैठी है भाजपा 2024 से ठीक 1 साल पहले, हम कह सकते हैं कि अभी 1 साल बाद ये बिल्कुल माहौल हो रहा होगा कि अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ऐसे में 5 महत्वपूर्ण बातें अगर आप वहां से उठा पाए तो क्या आपको लग रहा है एक दिन की बैठक में? जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग बीजेपी की एक प्रथा रही है, लेकिन इस वर्ष का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग है वो
जाहिर तौर पे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है उसकी तैयारी, जिस तरीके से हम बीजेपी को जानते हैं कि चुनावी अभियान उनका जारी रहता है, वो चाहे चुनाव हो या नहीं हो। तो ये 2024 में जहां बड़े नेता मिल रहे हैं और बड़े नेता के, ये जो बड़े नेताओं के लिए जो अभी टॉप लीडरशिप मोदी, शाह और जेपी नड्डा से जो मैसेजिंग जाएगी कि अपने अभियान को, अपने मैसेजिंग को किस तरीके से लोगों को पहुंचाना है 2024 से पहले, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग है। एक तरीके से उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन की घोषणा भी कर दी है। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे मोदी जी की रैली का, तो मोदी जी की रैली हुई और होने के बाद उन्होंने सारे जो नेता एक के बाद एक आकर 3 पॉइंट्स गिनवाए उन्होंने अपने सारे प्रेस वार्ता में। एक एक कल्चरल नेशनलिज्म का, राम मंदिर बन रहा है और सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है, और साथ में उन्होंने ये लाभार्थी कि किस तरीके से मोदी जी को विपक्ष का लगातार रफाल, पेगासस और इन सब चीजों में घेरने की कोशिश की गई, लेकिन उन पे कोई आंच नहीं आई, क्योंकि और लाभार्थी योजना जो उनके हैं, जो वेलफेयर मेजर्स हैं, वो किस तरीके से है। तो एक तरीके से बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि 2024 का जो चुनाव है वो इन 2 पॉइंट्स पे वो लड़ेंगे, 2 प्लैंक्स पे लड़ेंगे। एक है वो हिंदुत्व की राजनीति, जिसमें राम मंदिर और सनातन धर्म, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, और दूसरा लाभार्थी का मुद्दा रहेगा। तो एक तरीके से कुछ एक नया नहीं है, कुछ मुद्दे नए आ गए उसी पॉलिटिक्स में, उसी राजनीति में। 2019 और में भी उन्होंने लाभार्थी और हिंदुत्व के चुनाव में लड़ा था, और इस बार भी। जी हाँ। और अजय एक तरीके अजय इसके से अलावा, हाँ, मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ इस बात को कि जिसमें ये कहा गया, खासकर निर्मला सीतारमण ने बड़े उससे कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट किस तरह से जो विपक्ष लगातार घेर रहा है, विपक्ष लगातार हमले कर रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर और हमारी सरकार के ऊपर। हमें सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी तरीके से सील मिल गई है कि देखिए हमारे सारे फैसले सही थे, चाहे वो रफाल हो, पेगासस हो, डीमोनेटाइजेशन हो। हालांकि सोचिए पेगासस को लेकर तो कोई फैसला भी नहीं आया है, उसके बाद भी रफाल को लेकर भी कोई फैसला नहीं है। डीमोनेटाइजेशन को पूरी तरीके से एक्सपेंड करके उसी को बताया जा रहा है कि सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सील लगा दी है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये कि हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा आते हैं। जेपी नड्डा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसी महीने उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में किस तरह की जो पार्टी में अंदर जो बदलाव हैं वो आप किस तरह से देखेंगे? क्या ये भी बताया जा रहा है कि बाकी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्हें दिल्ली लाया जाएगा? कैबिनेट में भी दर्जन भर लोगों को बदलने की बात हो रही है। हमें जल्दी से बताएं कि ये जो रद्दोबदल है, इसमें किस हद तक भारत जोड़ो यात्रा से जो पब्लिक रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो मीडिया कवरेज में जो दिख रहा है, आप कह रहे हैं लोग अपने ड्राइंग रूम्स में इस बारे में बात कर रहे हैं, कितना असर इस रद्दोबदल में देखने को मिलेगा? जी, असर जेपी नड्डा पिछले कुछ वर्षों में जब से वो हैं, ये बात साफ हो गई है कि जेपी नड्डा बीजेपी के प्रेसिडेंट होने के बावजूद मोदी और अमित शाह से डिसीजन मेकिंग में भी और कद में भी, दोनों में ही वो उनसे छोटे हैं। वो तीसरे नंबर पर अगर आएंगे, वो अगर डिसीजन मेकिंग करना होगा। लेकिन 2019 से पहले भी हमने देखा था कि अमित शाह जब प्रेसिडेंट थे तो उनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है, और जो खबरें आ रही हैं बीजेपी के दफ्तर से, वो यही है कि जेपी नड्डा का टेन्योर 2024 के चुनाव तक बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मुद्दे की ये बात है कि जिस तरीके से जेपी नड्डा का जो टेन्योर है वो कोई बहुत बड़े कद के प्रेसिडेंट का नहीं रहा। वो लगातार जेपी नड्डा के होने के बावजूद भी मोदी और शाह को ही सबसे ज्यादा सुप्रीम माना जाता है बीजेपी में। बीजेपी के खेमे में, बीजेपी के छोटे वर्कर से लेकर ऊपर तक भी जेपी नड्डा से अमित शाह ही डिसीजन ले रहे हैं। जिस तरीके से खबरें आती हैं उस तरीके, ये अभी हमने कुछ दिन पहले ये खबर पढ़ने को सुना था कि ये पढ़ने को हमें मिला था कि किस तरीके से अमित शाह 160 सीटें जो पार्लियामेंट्री चुनाव में जाएंगी, जहां पर वो कमजोर नजर आ रहे हैं, वहां पे स्पेशल कैंपेन करेंगे। तो और ये सारा जो इस पूरे कैंपेन के जो मुखिया हैं वो अमित शाह ही होंगे। तो वहां पे, और जेपी नड्डा अभी अपने ही राज्य में हारे हैं, और फिर भी वो प्रतिक्रिया, जिस तरीके से बीजेपी में ये कहा जाता है
कि लगातार आप रिजल्ट नहीं दिखाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। और लेकिन जेपी नड्डा ने अभी उस तरीके का कोई भी रिजल्ट नहीं दिखाया, अपना अपना अपने प्रदेश का भी चुनाव हारे हैं वो। तो इससे बात एक तरीके से साफ हो जाती है कि जेपी नड्डा, मोदी और अमित शाह को बीजेपी में एक यस मैन चाहिए जो उनके तरीके को चुपचाप माने और जो कैंपेन का प्रयास किया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने में उनका जी। उनका सहायता करे, उनकी मदद करे। तो हम्म। यही दिख रहा है अभी। लेकिन जिस तरीके से निर्मला सीतारमन ने बोला, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि आज आज देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि गवर्नेंस को हम सैचुरेशन लेवल तक ले जाएंगे। ये सारी चीजें जिस तरीके से वो टर्म्स और फ्रेजेस निकालते हैं, ये कोई नया नहीं है। गवर्नेंस को अगर सैचुरेशन लेवल तक ले जाएंगे तो और मोदी जी के प्रयासों से, तो क्या हमें कोविड में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हुई वो होता, या फिर ये जो इतने माइग्रेंट वर्कर्स हजारों किलोमीटर चलकर जा रहे हैं, क्या वो भारत को देखना पड़ता? अभी ये कह रहे हैं, अभी उनका जो सबसे बड़ा प्रयास है कि देश में फिफ्थ लार्जेस्ट, ये वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया को बना देंगे वो। और ये वो एम्बिशंस तो वो तय करते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजाइज करते हैं या नहीं करते हैं, वहां पर सवाल पैदा होता है। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर होगी, आज ही मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगले क्वार्टर का जो ग्रोथ है वो 4.5% होने जा रहा है, एकदम हाफ ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। और किस तरीके से जो कोर इन्फ्लेशन रेट वो बढ़ता जा रहा है, लोगों को ज्यादा मतलब बाल कटवाने से लेकर और जो जूते खरीदने से लेकर छोटे छोटी चीजों में लोगों को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। साथ ही में ये जो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा मोबाइल फोन्स की बनाने की क्षमता इंडिया अब दूसरे नंबर पर है, वहीं पर दूसरे सवाल भी खड़े होते हैं कि आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज्यादा हाई है, अभी जो लेटेस्ट है। इन्फ्लेशन को कम करने में मोदी सरकार की हालत खराब हो गई। आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा उन्हें, आरबीआई को फॉरेस्ट रिजर्व्स उनको ज्यादा खत्म करना पड़ा। तो ये सारे जो आर्थिक जो सवाल है वो कहीं पर जा नहीं रहे हैं। लोगों के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में बढ़ाया, लेकिन वो बीजेपी का ये अब पुराना मेथड हो गया है कि आप ये जो असली मुद्दे हैं उसको भटका कर कुछ दूसरी तरीके का एक नैरेटिव चलाए। जैसे आज मैं सुन रहा था बीजेपी के एक नेता कह रहे थे कि मोदी जी की वजह से अब लोग जॉब सीकर्स नहीं, अब जॉब प्रोवाइडर्स बन जाएंगे यूनिकॉर्न्स की वजह से। कितने यूनिकॉर्न हैं और वो कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, और क्या सारे इस तरीके स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं? ये सारे सवाल हमारे सामने है और जवाब भी हम एक हद तक जानते हैं इसका क्या होगा। लेकिन ये सारे जो पीआर स्टंट्स है ये तो होता रहता है बीजेपी होता रहेगा अजय। और इसके अलावा जो सांस्कृतिक एजेंडा है वो अमित शाह की बात से पता चल ही गया है कि 2024 में राम मंदिर का, भव्य मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। दूसरे लाभार्थियों वाला जो मुद्दा है, उनको पता है अच्छे तरीके से कि उत्तर प्रदेश में एक सिंगल की इशू के तौर पर उभरा, और उसको उन्होंने, जैसे आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे को भटकाने की जो आर्ट है, जो कला है, वो बीजेपी से कोई सीखे। अभी 9 राज्यों में चुनाव वो शुरू हो चुका है वो साल, और उसमें कम से कम 5 बहुत बड़े राज्य हैं जो काफ़ी हद तक ये तय करेंगे कि 2024 में क्या होगा। कई बड़े जो कोalition पार्टनर्स हैं वो बीजेपी से अलग हो गए हैं, जिसके बारे में बहुत कम मीडिया ऐसा है जो आपको बताएगा, चाहे वो जेडीयू का जिक्र किया जाए या शिवसेना की हम बात करें या अकाली दल का हम जिक्र कर लें। इन सब के बगैर 2024 में जाएगी भाजपा, इस सब का क्या असर होगा, इसके लिए अलग से एक बार बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जो है आपका। नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुने। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें, लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता, और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।